हेलो एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं नाइट्रोजन के यौगिक। आज हम लोग देखेंगे नाइट्रिक अम्ल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधियों पे प्रश्न बनते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड में कई बार रिपीट हुए हैं। तो नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधियों में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ओस्टवाल्ड विधि। प्रश्न आएगा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया देंगे और उसके बाद हम विधि लिखेंगे। तो ओस्टवाल्ड विधि में हम अमोनिया और वायु के मिश्रण को 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए गए प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित करते हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड हमको प्राप्त होता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का हम ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं तो NO2 गैस प्राप्त होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और इस प्रकार जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, इसका हम जल के द्वारा अवशोषण कराकर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करते हैं। तो चित्र में उत्प्रेरक कक्ष है, उत्प्रेरक कक्ष में प्लेटिनम की जाली लगी हुई है, वहां का ताप 800 डिग्री सेल्सियस है और इस जाली के ऊपर हम अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्रवाहित करते हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं, जहां ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड क्रिया करके NO2 गैस बनाती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। इसके बाद ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई है, इसको हम अवशोषण स्तंभ में भेजते हैं। अवशोषण स्तंभ में ऊपर से जल गिरते रहता है और नीचे से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जाती है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और वहां उनकी क्रिया के फलस्वरूप हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, जो स्तंभ के नीचे एकत्रित होने लगता है, वहां से हम उसको निकालते जाते हैं। यहां नाइट्रिक अम्ल के साथ साथ हमें नाइट्रस अम्ल भी प्राप्त होता है, HNO2। यह बहुत अस्थायी होता है, जिसका शीघ्र विघटन हो जाता है, तो HNO2 विघटित होकर के भी नाइट्रिक अम्ल देता है। तो इस प्रकार ओस्टवाल्ड विधि में अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्लेटिनम की जाली पर 800 डिग्री सेल्सियस तक क्रिया करा के हम नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त करते हैं और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है NO2 में और NO2 का जल के द्वारा अवशोषण होता है, तो HNO3 हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार चित्र बनाएंगे, स्वच्छ नामांकित रेखा चित्र, अभिक्रिया का समीकरण और विधि। तो ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, 5 नंबर का प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की बर्कलैंड आइड विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसको हम विद्युत आर्क विधि भी कहते हैं। तो यहां भी आपको स्वच्छ नामांकित चित्र देना होगा, अभिक्रिया का समीकरण और विधि। तो विधि लगभग पूरी एक जैसी है, बस जो पहली अभिक्रिया हम लोगों ने देखा था नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त करने की, कि अमोनिया और वायु के मिश्रण के द्वारा हमने नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त किया था, यहां पर हम वायु में विद्युत आर्क उत्पन्न करके नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। वायु के मुख्य घटक हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब वहां विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है तो ताप लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है और वहां पर ये दोनों गैसें आपस में संयुक्त होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। तो यहां नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की जो विधि है वो अलग है, आगे की पूरी अभिक्रिया बिल्कुल सेम है। जो हमने ओस्टवाल्ड विधि में देखा, बिल्कुल उसी प्रकार से अभिक्रिया आगे बर्कलैंड आइड विधि में भी होगी। तो इस विधि में हम चित्र को समझते हैं। सबसे पहले विद्युत भट्टी है, जहां इलेक्ट्रोडों के द्वारा विद्युत आर्क उत्पन्न किया जाता है और एक तरफ से वायु का मिश्रण उसमें प्रवाहित करते हैं। तो आर्क के उच्च ताप के कारण वायुमंडल की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। अब चूंकि यहां का ताप बहुत उच्च है, तो इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम शीतलन कक्ष में भेजते हैं, वहां इसको ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद इसको आगे ऑक्सीकारक कक्ष में भेजते हैं, जहां यह ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा से क्रिया करके NO2 गैस बनाएगी। और जब NO2 गैस बन जाएगी तो इसको हम अवशोषण स्तंभ में भेजेंगे। बिल्कुल ओस्टवाल्ड विधि की ही भांति ऊपर से जल धीरे धीरे नीचे आता है
और NO2 गैस धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगी। दोनों के संपर्क से हमें प्राप्त होगा नाइट्रिक अम्ल। तो इस प्रकार बर्कलैंड आइड विधि है। अभिक्रिया पूरी एक जैसी है, बस पहली अभिक्रिया अलग है। और विधि में हम देंगे कि इस विधि में वायुमंडल की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को विद्युत आर्क की उपस्थिति में अभिकृत करवा करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त करते हैं। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण करने पर NO2 प्राप्त होती है, जिसका जल के द्वारा अवशोषण कराने पर हमको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये दो महत्वपूर्ण विधियां हैं नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की। दोनों MP बोर्ड में अनेकों बार पूछी जा चुकी हैं। नेक्स्ट हम लोग जो प्रश्न देखेंगे वह नाइट्रिक अम्ल के गुणों पर आधारित है। तो नाइट्रिक अम्ल की कॉपर के साथ अभिक्रिया, इसके अलग अलग कंडीशन है। नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता बदलने के साथ अभिक्रिया बदल जाती है। और ठीक उसी प्रकार जिंक के साथ नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया पे प्रश्न बनता है। वहां भी नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता बदलने के साथ उत्पाद बदल जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तांबे के साथ नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रियाओं का समीकरण लिखिए। हम जानते हैं कॉपर का मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है। यह अम्लों से डायरेक्ट क्रिया नहीं करता है। जिन तत्वों का मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है वो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते हैं। यहां अभिक्रिया दूसरे प्रकार से होती है। तो सांद्रता के अनुसार कॉपर की अभिक्रिया अलग अलग होगी। सबसे पहले हम देखते हैं, यदि 25% तनु और ठंडा अम्ल लिया जाए तो किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। इसका विघटन होता है और हमें नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है और साथ में नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो सांद्रता और ताप का कंडीशन बदलने के साथ ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है ये बदल जाता है, जिससे नवजात ऑक्सीजन की मात्रा बदल जाती है। तो जब 25% तनु और ठंडा अम्ल लिया जाता है तब इसके विघटन से नाइट्रस ऑक्साइड प्राप्त होती है और साथ में जो नवजात ऑक्सीजन है उसकी संख्या 4 हो जाती है। अब यह नवजात ऑक्सीजन आगे कॉपर से क्रिया करके क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाता है और फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड HNO3 से क्रिया करेगा, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके कॉपर नाइट्रेट और जल बनाता है। तो इस प्रकार 3 स्टेप में यह अभिक्रिया होती है। तीनों स्टेप को जोड़ करके हम फाइनल अभिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जोड़ने के पहले बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में जो समान चीजें हैं उनको संतुलित करना होगा, जिससे कि वो कैंसिल हो जाए। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? 4, नवजात ऑक्सीजन 4 है। तो सेकेंड स्टेप में पूरी अभिक्रिया में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। और जब 4 का गुणा करेंगे तो क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कितना हो जाएगा? 4। तो नीचे वाली अभिक्रिया में भी पूरे समीकरण में हम 4 का गुणा कर देंगे और इस प्रकार 4 ऑक्सीजन से 4 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, 4 क्यूप्रिक ऑक्साइड से 4 क्यूप्रिक ऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा। और जब हम जोड़ेंगे ये तीनों अभिक्रियाओं को तो 4 कॉपर धन 10 HNO3 धन 4 कॉपर नाइट्रेट और 5 अणु जल के हो जाएंगे। नीचे 4 और ऊपर एक 5 अणु जल के हो जाएंगे और साथ में नाइट्रस ऑक्साइड। तो आप चाहें तो सीधे ये अभिक्रिया भी दे सकते हैं, जो हमने जोड़ करके फाइनल अभिक्रिया लिखी है इसको भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार से जो अगर 3 स्टेप अलग अलग लिख के जोड़ते हैं तो अभिक्रिया की क्रिया विधि बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 50% अगर तनु अम्ल लिया जाए तब किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। तो 50% तनु अम्ल में ये जो नाइट्रिक अम्ल का विघटन होता है उससे हमको नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ में जो नवजात ऑक्सीजन की मात्रा 3 हो जाती है। तो केवल यहां पर जो पहली अभिक्रिया है वो बदल जाएगी। नाइट्रिक ऑक्साइड के विघटन की अभिक्रिया अलग अलग है सांद्रता के अनुसार। तो जब 50% तनु अम्ल हम लेंगे तो वहां पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होगा और नवजात ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी? 3।
तो ये जो नीचे वाली दोनों अभिक्रियाएं हैं वो तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार से हैं। तो उसमें जो गुणा करेंगे पूरे समीकरण में, अब दोनों समीकरण में कितने का गुणा करेंगे? 3 का। तो जोड़ते समय जो अभिकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या बदल जाएगी। तो अब इसको जोड़ करके देखते हैं। तो यहां पर हमने दोनों समीकरणों में 3 का गुणा कर दिया है, तो 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, 3 क्यूप्रिक ऑक्साइड से 3 क्यूप्रिक ऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो 3 कॉपर रहेगा, 8 HNO3, 3 कॉपर नाइट्रेट, और जल जो है 3 और 1 4 अणु जल के हो जाएंगे, और साथ में 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस प्रकार से जब 50% तनु और ठंडा अम्ल लेंगे तो अभिक्रिया ऐसी होती है। अब यदि सांद्र अम्ल लिया जाए और ठंडा हो, तो सांद्र और ठंडे अम्ल की क्रिया में जो नाइट्रिक अम्ल का विघटन होगा तो हमें NO2 गैस प्राप्त होती है। तो जब NO2 गैस प्राप्त होगी तो नवजात ऑक्सीजन की मात्रा 1 होगी। तो इस बार ये जो नीचे वाली दोनों अभिक्रियाएं हैं उसमें हमको किसी अंक का गुणा नहीं करना होगा, क्योंकि नवजात ऑक्सीजन 1 है तो 1 ऑक्सीजन से 1 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, और 1 क्यूप्रिक ऑक्साइड से 1 क्यूप्रिक ऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा। और इस प्रकार जब तीनों को जोड़ेंगे तो कॉपर कितना रहेगा? 1, HNO3 कितना रहेगा? 2 और 2 4, और इस प्रकार कॉपर नाइट्रेट कितना रहेगा? 1, और जल 1 और 1 2, और साथ में 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब जो चौथा कंडीशन है, इसमें सांद्र अम्ल को गर्म अवस्था में लेते हैं। जब सांद्र और गर्म अम्ल लिया जाता है तब हमको वहां नाइट्रोजन का ऑक्साइड प्राप्त नहीं होता है, वहां सीधे नाइट्रोजन गैस हमको प्राप्त होती है, नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। तो गर्म और सांद्र अम्ल का विघटन जब होगा तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के स्थान पर नाइट्रोजन गैस मुक्त होगी, और जो नवजात ऑक्सीजन की मात्रा है, अब समीकरण को संतुलित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 नवजात ऑक्सीजन हमको मिलेगा। तो इस बार जो नीचे वाली दोनों अभिक्रियाएं हैं उसमें हमको 5 का गुणा करना होगा, दोनों में 5 का हम गुणा करेंगे। तो इस प्रकार 5 ऑक्सीजन से 5 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, और 5 क्यूप्रिक ऑक्साइड से 5 क्यूप्रिक ऑक्साइड कैंसिल हो जाएगा, और तीनों पदों को जब हम जोड़ेंगे तो कॉपर की मात्रा कितनी आ जाएगी? 5, नाइट्रिक अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 12, इसी प्रकार कॉपर नाइट्रेट की मात्रा कितनी हो जाएगी? 5, और जल की मात्रा हो जाएगी 5 और 1 6, और साथ में 1 मोल नाइट्रोजन गैस। तो इस प्रकार यदि आप चाहें तो सीधे जो जोड़ने के बाद फाइनल अभिक्रिया प्राप्त हुई है उसको भी लिखा जा सकता है। कंडीशन लिखिए, और कंडीशन लिखने के बाद सीधे वो अभिक्रिया लिख सकते हैं। और यदि इस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरी क्रिया की विधि समझ में आ रही है अलग अलग पदों में लिख करके जोड़ने पर। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपी बोर्ड में अनेकों बार रिपीट हुआ है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, जिंक पर आधारित है, जिंक के साथ नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, जिंक के साथ नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहां हमें पता है जिंक का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है। जिंक नाइट्रिक अम्ल से सीधे अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन मुक्त करेगा। तो यहां पर जो हाइड्रोजन मुक्त होगी वह नवजात हाइड्रोजन के रूप में मुक्त होगी। और हम यह भी जानते हैं कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण जैसे ही ये नवजात हाइड्रोजन मुक्त होगी वह नवजात हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा। तो सांद्रता बदलने के अनुसार जो हाइड्रोजन नवजात हाइड्रोजन से क्रिया है नाइट्रिक अम्ल की, वो भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। भिन्न भिन्न सांद्रता पर भिन्न भिन्न उत्पाद हमको प्राप्त होगा। तो जैसे पहला कंडीशन हम देखते हैं कि यदि 15 से 20% तनु अम्ल लिया जाए और ठंडा हो तब क्या होगा। तो सबसे पहले तो जिंक नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके नवजात हाइड्रोजन देगा। नवजात हाइड्रोजन आगे नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगा। तो जब नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता 15 से 20% होती है तो यहां पर अमोनिया गैस हमको प्राप्त होती है और साथ में जल मिलता है। और चूंकि अमोनिया क्षारीय प्रकृति का होता है तो जैसे ही अमोनिया बनेगा वह नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके अमोनियम नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाएगा।
तो इस प्रकार 3 पद हैं, तीनों पदों को जोड़ करके हम फाइनल अभिक्रिया प्राप्त करेंगे। और फाइनल अभिक्रिया प्राप्त करने के पहले जो समान चीजें हैं दोनों पक्षों में उसको संतुलित करेंगे, जिससे कि वो कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए दोनों पक्षों में पहले पद में हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन 2 है और द्वितीय पद में नवजात हाइड्रोजन 8 है। तो जो पहला पद है उस समीकरण में हम 4 का गुणा कर देंगे और फिर जोड़ेंगे। तो 4 का गुणा करने से दोनों जगह 8 हो जाएगा नवजात हाइड्रोजन, 8 से 8 हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगा। और जब जोड़ेंगे तो 4 मोल जिंक, 10 मोल नाइट्रिक अम्ल, 4 मोल जिंक नाइट्रेट, 1 मोल अमोनियम नाइट्रेट और 3 मोल जल हमको प्राप्त होगा। अब सेकेंड कंडीशन है, यदि सांद्रता 20 से 25% हो, तो जब 20 से 25% सांद्रता होगी तो जैसे ही नवजात हाइड्रोजन मुक्त होगा वह क्या करके नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। तो जो द्वितीय पद है वो अभिक्रिया बदल जाएगी। प्रथम पद तो सब में वही रहेगा, लेकिन द्वितीय पद में यहां पर नाइट्रिक अम्ल हाइड्रोजन से क्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड गैस मुक्त करता है। यहां भी दोनों पदों को जोड़ करके हम फाइनल अभिक्रिया प्राप्त करेंगे। तो प्रथम पद में 4 का गुणा करना होगा, जिससे दोनों जगह हाइड्रोजन की मात्रा 8 हो जाए। तो 8 हाइड्रोजन से 8 हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगा और जोड़ने पर हमको 4 मोल जिंक, 10 मोल नाइट्रिक अम्ल, 4 मोल जिंक नाइट्रेट, 5 मोल जल और 1 मोल नाइट्रस ऑक्साइड का प्राप्त होगा। अब तीसरा कंडीशन हम देखते हैं कि जब HNO3 की सांद्रता हम 50% कर देते हैं, तो 50% तनु अम्ल की जो अभिक्रिया होती है नवजात हाइड्रोजन से, उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो प्रथम पद वैसे ही रहेगा, जिंक और नाइट्रिक अम्ल की क्रिया से नवजात हाइड्रोजन मुक्त होगी और यह नवजात हाइड्रोजन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाएगी। तो अब यहां पर भी दोनों पदों को जोड़ेंगे। तो देखिए प्रथम पद में 2 मोल है हाइड्रोजन और द्वितीय पद में 3 मोल है हाइड्रोजन। तो प्रथम समीकरण में हम 3 का गुणा करेंगे और द्वितीय समीकरण में 2 का गुणा करेंगे। और इस प्रकार जब हम जोड़ेंगे तो 6 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बचा है बाएं पक्ष में 3 मोल जिंक, 8 मोल HNO3 और दाएं पक्ष में 3 मोल जिंक नाइट्रेट, 4 मोल जल और 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड हमको प्राप्त होगा। लास्ट कंडीशन है, यदि सांद्र व ठंडा अम्ल लिया जाए, तो सांद्र व ठंडे अम्ल की नवजात हाइड्रोजन से जब क्रिया होती है तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो यहां पर प्रथम पद में 2 हाइड्रोजन है, द्वितीय पद में 1 हाइड्रोजन है। तो जो दूसरा समीकरण है इसमें 2 का गुणा करके हम दोनों को जोड़ेंगे। तो ऐसा करने पर 1 मोल जिंक, 4 मोल HNO3 और उधर दाहिने तरफ 1 मोल जिंक नाइट्रेट, 2 मोल जल और 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। तो इस प्रकार जिंक के साथ जो नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया का समीकरण है ये कई बार एमपी बोर्ड में रिपीट हुआ है। तो हमने आज 4 प्रश्न देखा। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की पोस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की बर्कलैंड आइड विधि, ये दोनों ही विधियां सचित्र वर्णन पूछा जाता है और अनेकों बार एमपी बोर्ड में रिपीट हुआ है। और कॉपर और जिंक के साथ जो नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया है यह भी प्रश्न एमपी बोर्ड में कई बार बन चुका है। तो यहां पर नाइट्रोजन के यौगिक समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फास्फोरस के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे और उनके गुणधर्म पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में।